विषय चल रहा था, हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे सुव्यवस्थित बनाएं। कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रखे थे। जब हम इन प्रश्नों को अपने भीतर से उठाते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदलना प्रारंभ हो जाती है। प्रथम प्रश्न था अपने आप को पहचानने का, अपने आप को समझने का। को हम अर्थात मैं कौन हूँ। जब हम अपने आप को, अपनी क्षमता को पहचान लेते हैं, वहीं से हमारा आत्मविश्वास जागृत होता है कि मैं हूँ क्या और कर क्या रहा हूँ। मैं हूँ कैसा, क्षमता कितनी है मेरी, और क्या अपने जीवन को बना करके रखा है। दूसरा प्रश्न आता है उसमें कि दृग्गुण, अर्थात हमारे गुण कैसे हैं। हमारे भीतर कितनी क्वालिटीज़ हैं और हम उन गुणों की ओर ध्यान न दे करके अपने जीवन को कुछ अलग ही प्रकार का बना करके जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है आपके भीतर कौन कौन से गुण हैं अथवा होना चाहिए? कभी नहीं सोचा? तो सोचना सीखो थोड़ा सा। आज का हर इंसान मन से बड़ा टूटा हुआ है, और जो जितना बड़ा है वो अंदर से उतना ही खोखला जैसा है। बाहर जो जितना बड़ा नजर आता है, अंदर से उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही अधिक होती है, अंदर से उसकी अपेक्षाएं भी उतनी होती हैं, और उसका स्ट्रेस लेवल भी उतना ही बड़ा होता है। ऐसे ही होता है ना। जितनी बड़ी ढोल होती है, पोल भी उतनी ही बड़ी होती है। सीधा सा सिद्धांत है। ढोल का साइज जितना बढ़ेगा, उसका खाली स्थान भी उतना ही बढ़ता है। पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, वो बाहर से नहीं भीतर से भी उतने ही बड़े होते हैं। उनके भीतर कोई हॉलोनेस नहीं होता है, खालीपन नहीं होता है। उनके भीतर भी ठहराव होता है, घनत्व होता है, भरापन होता है। तो वह एग्जाम्पल सभी पर फिट नहीं बैठता है। हाँ, जो अंदर से मन से खाली होते हैं, तो वे व्यक्ति इस एग्जाम्पल पर खरे उतर जाते हैं। लेकिन जब हम आज की दुनिया को देखते हैं, हर व्यक्ति का चेहरा कुछ अलग ही बातों को बताने वाला होता है। उसके चेहरे पे प्रसन्नता नजर नहीं आती, उसके चेहरे पे चिंता की रेखाएं दिखती हैं, तनाव उसके चेहरे पर झलकता रहता है, डर उसे भीतर से सताते रहता है। एक वो मेंटल वीकनेस उसकी अपने आप ही प्रकट दिखलाई देती है। मानसिक रूप से वो होना तो ऊपर वाली स्थिति पे था, लेकिन वो रहता नहीं है। यानी इसको, यदि हम मेंटल फिटनेस की बात करें तो उसकी मेंटल फिटनेस होती ही नहीं वैसी। और इसमें में प्राय सभी आ जाते हैं।
आपका मानसिक स्वास्थ्य उतना मजबूत रहता है? नहीं रहता। इवन जो डॉक्टर भी होते हैं ना, कोई नेसेसरी नहीं है कि वे भी मन से एकदम स्वस्थ ही हों। जो दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं, दूसरों का इलाज कर रहे हैं, दूसरों के रोगों को देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। एक बड़ा अच्छा घटनाक्रम बताते हैं। पुणे की बात है, जब चतुर्मास हमारा पुणे में हो रहा था। एक व्यक्ति आया, आकर के नमस्ते करता है और आशीर्वाद मांगता है। महाराज जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ। मुझे हमेशा बहुत चिंता सताते रहती है, अवसाद में पहुँच गया हूँ। समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं उस स्थिति से कैसे बाहर निकलूँ। तो हमने उससे पूछा, भाई ऐसा क्या हुआ है? बोला, नहीं, वो हमेशा भविष्य की चिंता सताते रहती है। जब हमने पूछा कि जब आप डिप्रेशन में हैं तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो, तो उसने कहा, साइकियाट्रिस्ट तो मैं खुद हूँ। साइकियाट्रिस्ट तो मैं खुद हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी, और 6 महीने में मेरा पूरा कोर्स हो जाएगा। उसके पश्चात मुझे अपनी प्रैक्टिस शुरू करना है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। जो स्वयं साइकियाट्रिस्ट है, दूसरों के मन का इलाज करता है, उन्हें दवाई देता है, वो खुद डिप्रेशन में आ गया। हमने उससे कहा, आप जब दूसरों को ठीक करते तो आप कैसे डिप्रेशन में आ गए? तो उसने एक बड़ी गहरी बात बोली। ध्यान से सुनना, उसने क्या कहा। बोले, महाराज जी, मैं साइकियाट्रिस्ट बाद में हूँ, ह्यूमन बीइंग पहले हूँ। मैं एक मनुष्य पहले हूँ, जन्म से मैं साइकियाट्रिस्ट तो हूँ नहीं। साइकियाट्रिस्ट की डिग्री तो मुझे अभी 30 साल की उम्र में मिल रही है, लेकिन उससे पहले मेरी लंबी आयु एक मनुष्य की भांति बीती है। मैं वैसा ही जीता आया हूँ। मेरे भी कुछ इमोशंस होते हैं जैसे अन्य मनुष्यों के होते हैं, अन्य व्यक्तियों के होते हैं। मेरी भी कुछ भावनाएं होती हैं, और जब उन भावनाओं की ओर देखता हूँ तो मुझे भी पीड़ा होती, दुख होता है। मुझे भी विकल्प होने लगता है, टेंशन, चिंता सताने लगती है। और रही बात जहाँ तक दूसरों का इलाज करना हो, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। दूसरों के इलाज के लिए तो मैं अच्छे से दवाई प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, लेकिन जब स्वयं की बात, इलाज की बात आती है, तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाता हूँ। जब परिस्थिति इस प्रकार की निर्मित होती है, तो मैं अपना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रख पाता। आश्चर्य हुआ। शायद एक डॉक्टर सबका इलाज तो कर सकता है, लेकिन स्वयं का इलाज अथवा स्वयं के परिवार का इलाज नहीं कर पाता। होता है ना, डॉक्टर को यदि ऑपरेशन करना हो, एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, दूसरों को ऑपरेशन कर सकता है, बाईपास सर्जरी कर सकता है, लेकिन स्वयं की बाईपास सर्जरी तो वो खुद नहीं कर पाएगा। उसे किसी और के पास ही जाना पड़ेगा अपनी बाईपास सर्जरी कराने के लिए। इतना ही नहीं, वो डॉक्टर अपने फैमिली मेंबर की भी बाईपास सर्जरी नहीं कर सकता। क्यों? डॉक्टर सब कर सकता है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इमोशनली एकदम भर जाता है, और जहाँ वो इमोशन से भर जाता है तो इलाज कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अटैचमेंट है, परिवार का सदस्य है, बेटा है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है। तो उस समय वो पेशेंट नज़र नहीं आता उन्हें, डॉक्टर को उस समय उसे सिर्फ रिलेशनशिप नज़र आती है, मेरे ही परिवार का हिस्सा है। तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है तो ऑपरेशन कभी नहीं कर पाता। इसलिए डॉक्टर्स के लिए कहा है, अपना इलाज कभी करना नहीं, और अपने परिवार वालों का भी इलाज कभी नहीं करना। हाँ, जो थोड़ा बहुत सुपरफिशियल होता है,
सर्दी जुकाम का, वायरल का, वो बात अलग है, उसमें मेडिसिन देना ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन जब गहरी कुछ प्रक्रिया करना हो, ऑपरेशन जैसी एक्टिविटी करना हो, उसके लिए भी संभव नहीं होता। तो कई बार परिस्थिति ऐसी होती है, व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता। और आज वर्तमान में ये स्थिति तो बहुत ज़्यादा विकट होते चले जा रही है। और जो जितना पढ़ा लिखा है, जितने अच्छे स्टेटस वाला है, बड़े बड़े शहरों में रह रहा है, बड़ी बड़ी जॉब कर रहा है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, उनके साथ ज़्यादा घटित हो रहा है। और जो लेबर क्लास, उनके साथ कभी घटित नहीं होता है ना। किसी लेबर को डिप्रेशन में जाते हुए देखा आपने? जो रोज़ कमा रहा है, रोज़ खा रहा है, डेली वेजेस पे काम करता है, उसे कभी डिप्रेशन की शिकायत नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसके पास ना घर है, ना इतनी फ्यूचर की सुरक्षा है, ना इतनी सेविंग है, कुछ भी नहीं है उसके पास, ना घर गाड़ी है, कुछ भी नहीं होता उसके पास, फिर भी उसे कोई चिंता नहीं होती भविष्य की। और उसे यह भी भरोसा नहीं कि आज काम मिला है, हो सकता कल मिले ना मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है। फिर भी वो इतना मन से मजबूत क्यों रहता है? वो मन से नहीं हारता। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, जॉब है, अच्छा घर है, गाड़ियां हैं, सारी सुविधाएं हैं, अच्छी फैमिली है, अच्छा बैंक बैलेंस है, वो मन से उतना ही हारा हुआ क्यों होता है? बताओ, क्या है ऐसा? कभी सोचा है? तो जो जितना बड़ा हो जाता है, उसकी अपेक्षाएं भी उतनी बड़ी होती हैं, उसकी सोच भी उतनी ही बड़ी होने लगती है, उसके सपने भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। और जब अपेक्षाएं बहुत बढ़ने लगती है, तो फिर वहाँ से मानसिक अस्वस्थता भी अधिक ही बढ़ने लगती है। तो क्या हमें पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम शारीरिक फिटनेस के साथ साथ अपनी मानसिक फिटनेस को भी अच्छे से बना करके रखें, मानसिक स्वास्थ्य को भी बना करके रखें। और वो मन से जो स्वस्थ है, आनंद में है, वही अच्छा जीवन जी रहा है। और जो मन से इस प्रकार से परेशान है, वो अवसाद की ओर जा रहा है मन से, तो फिर कहना क्या? फिर तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं। कौन सा उपाय हम करें कि हम मन से हमेशा आनंद में रहें? अब आप कहोगे समझता तो हर व्यक्ति है, और जो डॉक्टर है वो नहीं समझता क्या? समझता है। जो दूसरों की काउंसलिंग करता है वो नहीं समझता है क्या? वो भी समझता है। जो दूसरों को समझाता है तो वो भी समझता है। समझना अलग बात है, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन में उतारना, अपने मानसिक बैलेंस बना करके रखना, ये अलग बात होती है। ज्ञान तो दुनिया में बहुतों को है, सबको है, किसे नहीं है? हर व्यक्ति यहाँ प्राय सब कुछ जानता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो ये भी जानता है कि परिस्थिति से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ ऊंची नीचे होती रहती है, हम उन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन को संभाल करके रखें, अपना कंट्रोल संभाल करके रखें। लेकिन जब अपने पर बीतती है, उस समय व्यक्ति भाव में बह जाता है, नहीं संभाल पाता। तो क्या हम पुरुषार्थ करें, क्या हम प्रयास करें कि जब ऐसी परिस्थिति हमें देखने का अवसर मिले, अथवा ऐसी परिस्थिति फेस करने का अवसर मिले, तो हम अंदर से वैसे ही अच्छे बने रहें। तो सही पुरुषार्थ तो वही कहलाता है, सही हीलिंग तो वही कहलाती है। दूसरों की हीलिंग आसान है, सेल्फ हीलिंग थोड़ी सी कठिन हो जाती है।
जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है अथवा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो इसका एक सीधा सा अर्थ निकलता है, वो बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित हो जाता है। उसका खुश रहना, आनंद में रहना स्वयं के हाथ में नहीं रहता है, दूसरों पर आधारित हो जाता है। थोड़ा सा परिवार में कुछ ऊंचा नीचा हो, हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, तो एकदम से नहीं बर्दाश्त कर पाता। इसका अर्थ है इतना ज़्यादा उसका गहरा लगाव उनसे है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, जबकि वो समझता है उसका एग्जिस्टेंस अलग है, हमारा एग्जिस्टेंस अलग है। हम वो नहीं, वो हम नहीं, दोनों अलग अलग हैं। पर दोनों अलग अलग दिखते हुए भी उसमें इतनी ज़्यादा एकता स्थापित कर जाता है, एकत्व का भाव ला लेता है कि वहाँ कुछ होता है, परेशानी यहाँ होने लगती। क्यों? उधर कुछ चोट लगती है और मन उसका अंदर से टूटने लगता है। बेतार का कनेक्शन है, वायरलेस जैसा। बाहर से कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा है, लेकिन वह कनेक्शन पता नहीं कौन से भावों का कनेक्शन है, और जिनसे उसने कनेक्शन जोड़ लिया है वो जिंदगी में जन्म से साथ नहीं मिला था। बताओ, जन्म से साथ मिला था? आपको पत्नी जन्म से तो नहीं मिली थी, 25 साल के बाद मिली होगी। आपकी लाइफ में 25 साल बीतने के बाद एक व्यक्ति आया होगा, और 30 साल के बाद तो आपको बच्चा हुआ होगा। 30 साल तो आपकी उम्र निकल गई, उसके बाद आपके घर में बच्चा पैदा हुआ होगा। तो इतनी उम्र बीतने के बाद आपके जीवन में कोई आता है और इतनी गहरी आसक्ति उससे हो जाती है, इतना गहरा अटैचमेंट उससे हो जाता है। तो एक तो उन फैमिली मेंबर्स के कारण व्यक्ति का हाई एंड लो चलते रहता है, बीपी। और दूसरा अपने ही शरीर को लेकर के। अच्छा, जितने लोगों को भी स्ट्रेस बढ़ता है अथवा जो डिप्रेशन में जाते हैं, मेन कारण क्या होता है उनका? बताओ। वो वात्सल्य नहीं मिलना, ऐसा? वो अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होना, वो प्रेम नहीं मिलना, वो सुरक्षा का वातावरण नहीं मिलना, वो केयरिंग नेचर नहीं मिलना, एकदम से शॉक लग जाना, यही होता है। एक तो अन्य व्यक्ति के कारण, दूसरा कारण फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के हो सकता है, तीसरा कारण अपने ही शरीर की बीमारी को लेकर के हो सकता है, चौथा कारण वही रिलेशनशिप को लेकर के, करो तो पहले में इंक्लूड हो जाएगा। मुख्यतः व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक रूप से जो प्रभावित हो जाता है, तो उसका कारण तो उसके संबंधों को लेकर के ही है, उसकी स्वयं की अपेक्षाओं को लेकर के ही है। और ये अपेक्षा कि दूसरा मुझे बहुत चाहे, दूसरा मेरी केयर करे, दूसरा मुझे इम्पोर्टेंस दे, दूसरा मेरा ध्यान रखे, मेरी आवश्यकताओं को पूर्ण करे, मुझे समय दे, है ना? अब जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी कुछ भावनाएं होती हैं, और उन भावनाओं में सबसे अधिक जो प्रभावशाली भावना शायद यही होती है, यही होती ना? कौन सी? कि कोई केयर करने वाला, कोई ध्यान देने वाला, कोई प्रेम करने वाला, कोई सुरक्षा का वातावरण देने वाला, कोई संभालने वाला, कोई हमें इम्पोर्टेंस देने वाला, कोई हमारी सुनने वाला हो, कोई हमें समझने वाला हो, है ना? जो हमें अच्छे से समझ सके,
जो हमारे उन प्रतिकूल क्षणों में संभालने वाला हो, जब हम गिर रहे हों तो वो हमें सपोर्ट देने वाला हो। मुख्यतः इन्हीं इमोशंस को लेकर के जब उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती, अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, तो उसे एक सेटबैक लग जाता है। अथवा भविष्य को लेकर के, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, भविष्य में अच्छा चलेगा कि नहीं, ये भी कह रही तो एंग्जाइटी में चला जाएगा, भविष्य की चिंता में चला जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति अवसाद में पहुंचता है, डिप्रेशन में पहुंचता है, तो उसका मुख्य कारण सिर्फ इन्हीं रिलेशनशिप्स, इन्हीं अपेक्षाओं को लेकर के होता है। यानी बहुत ज्यादा जो डिपेंडेंसी अदर्स पर हो जाती है, उसी के कारण होता है। और जो व्यक्ति हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, परनिरपेक्ष होता है, पर की अपेक्षा ज्यादा नहीं रखता, उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप कहोगे कि जिसकी फैमिली है तो उसका तो एक दूसरे का ध्यान रखना ही पड़ता है, अपेक्षा अपने आप पैदा हो ही जाती है, भावनाएं इस प्रकार की पैदा हो ही जाती हैं। लेकिन जो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, तो उससे ज्यादा अपेक्षा पैदा नहीं होगी। तो फिर दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनका घर बार है, परिस्थिति गृहस्थी है, तो वे लोग तो बड़े अच्छे से भी रहते हैं, उन्हें तो कोई डिप्रेशन की शिकायत नहीं होती है। कई फैमिली ऐसी भी हैं। अब आप कहोगे कि नहीं, उनके साथ थोड़ी ऐसा बीतता है जैसा हमारे साथ बीतता है, उनके साथ सब अच्छा अच्छा चलता रहता है। हमने ऐसे भी कई लोगों को देखा है जिनकी जीवन की प्रतिकूलता आपसे भी अधिक कठिन रही, फिर भी वो बड़े आनंद में रहते। क्यों? सिर्फ इस कारण, क्योंकि वो स्वयं को संभालना जानते हैं, स्वयं के मन को संभालना जानते हैं, स्वयं के मन को उन्होंने इतना मजबूत बना करके रखा है, जो स्वयं की हीलिंग करना जानते हैं, जो स्वयं को ऊपर उठाना जानते हैं। ऐसा व्यक्ति कठिन परिस्थिति में रहते हुए भी, विपरीतताओं में रहते हुए भी अंदर से हिलता डुलता नहीं, टूटता नहीं। तो जीवन में यदि हम अच्छा मजबूत रहना चाहते हैं, तो पहले हमें यह समझना होगा, हम दूसरों को नहीं, स्वयं को हील करना सीखे। पहले स्वयं की हीलिंग का अर्थ, स्वयं को अंदर से उन परिस्थितियों को फेस करते हुए भी स्थिर दृढ़ता रखने वाला। अब क्यों व्यक्ति का मन इतना कमजोर हो जाता है? जो सब कुछ समझता है, जो डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, अच्छी पोस्ट पे है, उसे कुछ परेशानी नहीं है, फिर भी अंदर से क्यों? तो मनोविज्ञान तो ये कहता है कि बचपन से ही उसकी परवरिश शायद इस प्रकार की हुई है ना? उसका मन बचपन से इस प्रकार का है, उसे जो सराउंडिंग मिली है, बचपन के ही वो घाव लेकर के जीवन में आगे बढ़ा है। और जो बचपन में हमारे मन में गहरा बैठ जाता है, वो आसानी से निकलता नहीं। तो एक बात आती है इनर चाइल्ड हीलिंग की, सुना आपने कभी? अपने मन के बच्चे को हील करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करो। उसे आवश्यकता पड़ती है जो बाल्य अवस्था में इस प्रकार का सुनता है, अथवा जिसे केयरिंग ना मिली हो, उतना वात्सल्य ना मिला हो, माता पिता का, रिश्तेदारों का, तो उसका मन उतना ही डर से भरा हुआ कमजोर होता है। जो बाल्यावस्था में सुनता है कि तू एक नंबर का गधा है, बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, तो उसके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। अथवा जिसे बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिला है, पेरेंट्स ने इतने अच्छे से केयर नहीं की हो, उतना प्रेम वात्सल्य नहीं मिला हो,
तो उस प्रेम वात्सल्य न मिलने के कारण वो मन से इस प्रकार का हो गया है, और सब जगह वो देखता है तो इसी प्रकार से देखता है ना। देखो, क्योंकि वो उसकी रूट बड़ी गहरी हो चुकी है, उसकी जड़ें बहुत गहरी पहुंच चुकी हैं। और जो बचपन में हम सीख लेते हैं उसे निकालना बहुत कठिन होता है। वो परमानेंट छाप को छोड़ करके जाता है। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है उसकी मेमोरी भी इतनी नहीं रहती, लेकिन बाल्यावस्था की मेमोरी बड़ी मजबूत होती है। बचपन में व्यक्ति जितना कंठस्थ कर लेता है, बड़े होकर के नहीं याद कर सकता, है ना। उसका ब्रेन उस डेवलपिंग फेज में होता है, जो जो वो देखता है तुरंत सीखता चला जाता है, और बहुत मजबूत उसका न्यूरल पाथवे बन जाता है। जैसा जिस रास्ते पर लगातार चला जाए, बहुत सारे लोग चलते हैं, तो रास्ता मजबूत बन जाता है। तो बचपन से जिस रास्ते पे उसका मस्तिष्क चलता हुआ आया है, न्यूरल पाथवे, तो इतना मजबूत बन चुका है कि वो धारणाएं मिटाना आसान नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए अपने मन को स्ट्रांग बनाने के लिए? तो साइकोलॉजी कहती है कि इनर चाइल्ड हीलिंग करना सीखो। स्वयं के उस सबकॉन्शियस माइंड को हील करो, जो डर बाल्यावस्था में बैठ चुका है, अथवा जो प्रेम का भाव आपको, वात्सल्य का भाव आपको, केयरिंग नेचर आपको नहीं मिला है, किसी भी कारण से हो सकता है। क्योंकि जरूर नहीं हर पेरेंट जो है पेरेंटिंग करना जानते हैं, नहीं जानते, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। हो सकता है उनकी परिस्थिति इतनी प्रतिकूल रही होगी, अनुकूल नहीं रही होगी। हो सकता है वो टाइम ना दे पाए हों, हो सकता है वो कहीं और उलझे रहे, उनकी प्रायोरिटी कहीं और हो, तो इस कारण वो बच्चों को इतना समय नहीं दे पाते हैं। अथवा माता पिता की धारणा रहती थी कि बचपन बच्चा है, सब चलता है, डांट दो, मार दो, कुछ भी कह दो। पर ध्यान रखें, जो बच्चा एक बार सुनता है वो बड़ा गहरा बैठा लेता है, उसके मन से निकालना बहुत कठिन होता है। पर माता पिता इस बात को समझ नहीं पाते, तो बहुत लाइटली लेते हैं, चलता है, चल, अभी तो छोटा है, अभी क्या समझता है इसको। तो कुछ भी संबोधन करते रहते हैं, कैसे भी डांटते रहते हैं। रिसर्च ये कहती है एक बच्चा 14 साल की उम्र तक आते आते लगभग 1.5 लाख बार निगेटिव शब्दों को कई बार सुन लेता है। कैसे? डफर कहेगा, मूर्ख कहेगा, गधा कहेगा, तेरी तो कुछ औकात ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे से तो रिक्शा चला ले ज़्यादा अच्छा। हाँ, यानी इस प्रकार के निगेटिव सेंटेंसेस वो 14-15 वर्ष की उम्र तक आते आते लगभग 1.5 लाख बार सुन लेता है। अब समझो, इतने लाखों बार कोई हैमरिंग की जाए किसी के ब्रेन में, तो क्या उसका असर होगा? आप तो 2-4 बार उसे सुनते हो तो उसे नहीं भुला पाते, और जो उसने लाखों बार सुन लिया है तो उसे गहरा मान लेता है। और उसकी धारणा है जो बड़े कह रहे हैं घर के, वो सही तो कह रहे होंगे, वो तो गलत कह ही नहीं सकते। और जो माँ कह रही है वो तो कभी गलत कह ही नहीं सकती है, जिसने मुझे जन्म दिया है, जो मुझे इतना अच्छा से समझती है, तो वो सही कह रही है। तो माँ की बात, माँ की वो डांट उसे गहरे याददाश्त में आ जाती है और निकलती ही नहीं। तो बचपन का भी इग्नोरेंस, चाहे कुछ भी हो, बचपन का जो उसको नेगेटिविटी फीडिंग हुई हो, बचपन का उसका डर, अथवा बचपन की एक गलती, उस गलती पर जो डांट पड़ी, तब उसके मन में घोर निराशा पैदा हो गई कि अब मैं तो किसी योग्य हूं ही नहीं। जब इस प्रकार की परवरिश होती है, तो ऐसे लोगों के साथ प्राय होता है, वो छोटे छोटे विपरीत घटनाक्रम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका ब्रेन, उनका मस्तिष्क अब इसी प्रकार का हो चुका। अब प्रश्न खड़ा होता है, यदि हमारे बचपन से ऐसी परवरिश हुई तो अब हम क्या करें? वो तो अपने हाथ में था नहीं, बच्चों के हाथ में तो होता नहीं, वो तो पेरेंट्स के हाथ में था।
रिलेटिव्स के हाथ में था, सराउंडिंग में था। तो क्या अब जीवन भर हम वैसे ही जिए? उस समय ज्ञान नहीं था, उस समय समझ नहीं थी, और उस समय उनकी भी गलती नहीं होगी पेरेंट्स की, उन्हें जितना नॉलेज होगा तो उस प्रकार से उन्होंने परवरिश की होगी। तो जो हमारे माइंड में गहरा 15 साल तक, राइट फ्रॉम द बर्थ 15 ईयर्स तक बैठ चुका है, तो क्या हम उसी प्रकार से जिंदगी जिए? नहीं। जो हो चुका है, जिसके द्वारा हुआ है, उसे तो हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जब हम मैच्योर हो गए हैं, जब समझ हमारे भीतर पैदा हो चुकी है, आज भी हम चाहें तो उस रास्ते को बदल सकते हैं। और कैसे बदलते हैं? तो उसकी शुरुआत होती है स्वयं की सेल्फ हीलिंग से। उसे कहा जाता है इनर चाइल्ड हीलिंग। अर्थात जो हमें बचपन में नहीं मिला है, अब हम स्वयं को ही देना सीखें, दूसरों से भी एक्सपेक्ट ना करें, स्वयं को देना सीखें। और उसकी बड़ी स्टेप, बड़ी अच्छी प्रोसेस बताई है साइकोलॉजी में। जो भी हमारे साथ हो रहा है, पहले स्टेप उसे हम ऑब्जर्व करना सीखें, देखें। जो दर्द हमें अंदर का मिल रहा है, उसे हम अवेयरनेस रखते हुए पहले देखें, पढ़ें और उसे नाम दें। क्या नाम दें? मुझे केयर नहीं मिलती है, सामने वाला मुझे पसंद नहीं करता है। नाम दें, लिख दें कि ये हो रहा है। तो जैसे ही हम कोई चीज ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, अवेयरनेस लाते उसे देखना शुरू कर देते हैं और उसका नाम देते हैं, तो वो दर्द एकदम से घटना शुरू हो जाता है। दूसरी स्टेप आती है उसमें, जो भी हमारे साथ हो रहा है उसे हम फील करें। सामने वाले ने जो भी कहा है, हम उसे महसूस करें। हम उससे भागने की कोशिश नहीं करें। गलती क्या हो जाती है, यदि कुछ गलत होता है तो हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते, स्वीकारने को तैयार नहीं होते। और हमारे न स्वीकारने से परिस्थिति कभी नहीं बदलती। हम कितना भी कहें कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, नहीं, जो है सो है, उसे तो हमें स्वीकारना ही होगा। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीते रहे और उसका वो सोचते रहे कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, उससे वो सही नहीं हो जाएगी। उसे आंख खोल करके पीना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कोई देख तो नहीं रहा। यदि वो आंख खोल करके दूध पिएगी और नज़र चारों तरफ रखेगी, कोई आएगा तो अपनी सुरक्षा कर सकती है। लेकिन बिल्ली के साथ परेशानी होती है, जब वो दूध पीती तो आंख बंद कर लेती है और ये सोचती है मैं पूर्ण सुरक्षित हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन उसकी आंख बंद करने से परिस्थिति तो नहीं बदलती। देखने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ, कभी चांस आ सकता है कोई ना भी देखे, पर प्राय कोई देख लेगा तो फिर उस पर प्रहार भी होगा, उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। तो जो हमारे साथ हो रहा है उसे हम फील करें, महसूस करें, रियलाइज करें कि ऐसा घटित हो रहा है, एक्सेप्ट करें उसे। घटित हो रहा है तो है, हमारे साथ हो रहा है तो है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम उस बिल्ली की भांति नहीं है। बिल्ली अपनी सुरक्षा बड़ी आसानी से कर सकती थी, उसकी आंख खुली रहती तो तुरंत भाग सकती थी, कोई आता तो पकड़ने मारने के लिए। तो जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं, अवेयरनेस लाते हुए देखते हैं, उसको नाम देते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो तुरंत हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। तीसरी स्टेज आती है उसमें, फिर हम ये सोचे यदि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वाई, रीजन क्या है। क्यों का अर्थ ये नहीं कि दूसरा मुझसे बुरा कर रहा है, क्यों का अर्थ ये कि मेरे साथ इस प्रकार से क्यों घटित हो रहा है। जो शौक सचमुच उतना बड़ा है कि मैंने जो थॉट प्रोसेस बना ली इस कारण मुझे बड़ा लग रहा है। क्या होता है, हर बार व्यक्ति
ये सोचता है कि हाँ वो दूसरा मुझसे बुरा बर्ताव करता है, दूसरा मेरी केयर नहीं करता, दूसरा मेरा ध्यान नहीं रखता है, दूसरा मुझे इग्नोर करता है हमेशा, दूसरा मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है। अब हम दूसरे की एंगल से ना सोच करके अपने एंगल से सोचने की कोशिश करें कि ये सदमा मुझे इतना गहरा क्यों लग रहा है। गलती क्या होती है, हम हमेशा ये सोचते हैं उसके कारण मुझे सदमा गहरा लग रहा है, उसने मुझे इग्नोर किया इस कारण मुझे सदमा लग रहा है, उसने मेरा ध्यान नहीं रखा, उसने मुझसे नहीं पूछा, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, उसने मुझे निग्लेक्ट कर दिया। हमेशा व्यक्ति की थॉट प्रोसेस यही होती है, तुरंत दूसरों के एंगल से वो सोचता है। पर एंगल हमें बदलना है, जो हुआ सो हुआ, मैं उसे सहन क्यों नहीं कर पा रहा हूं। अब अपनी ओर दृष्टि आते ही अब सही सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, आप लोग का कितने लोग अपने एंगल से सोचते हो जब आपके साथ ऐसा घटित होता है? आप हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करते हो, है ना? नहीं करते? ठीक है, जो हो रहा है हो, गलत हो रहा है मानते हैं, लेकिन उसका सदमा मुझे गहरा क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि मैं अंदर से उतना मजबूत नहीं हूं, मेरा एक्सेप्टेंस लेवल उतना नहीं है। उसमें आती फिर चौथी स्टेप, जो वैलिडेशन की नीड हमने बना करके रखी है उससे हम अलग हो। दूसरा हमें वैलिडेट करे तो ही हम अच्छे हैं, दूसरा हमसे कहे तो ही हम ठीक हैं, दूसरा हमें इज्जत दे तो ही हम इज्जतदार होंगे, दूसरा हमारे रिस्पेक्ट करे तो ही हम बड़े होंगे, दूसरा हमसे प्रेम करेगा तो ही हम प्रेम के लायक रहेंगे। यानी हम दूसरों को देखना बंद करें, वैलिडेशन हम अपने आप को देना सीखें, हम अपने आप को इंपॉर्टेंस दें, हम अपने आप से वात्सल्य का भाव रखें, हम अपने आप से प्रेम करना सीखें, अपने आप को समझे तो सही। हर एक व्यक्ति की दृष्टि सिर्फ दूसरों के अनुसार ही होती है ना? हम खुश कब होते हैं? जब हमसे कोई अच्छे से बात करता है, जब हमें कोई रिस्पेक्ट देता है, जब हमें कोई मानता है ना? तो हम खुश हो जाते हैं। यानी हमने अपनी खुशियां दूसरों के व्यवहार पर आधारित कर दी। नहीं, दूसरा हमें अच्छा कहे तो ही अच्छे हम नहीं। यदि हम दूसरों के अच्छे कहने पे अपने आप को अच्छा मानेंगे, दूसरा गलत कहेगा तो हम अपने आप को बुरा भी मान लेंगे। नहीं, हम जो सो है, हमें पता है। जो एथिक्स के अनुसार यदि हम ठीक है तो ठीक है, अब वो पसंद नहीं कर रहा है तो इसका मैटर है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, हमें बचपन में प्रेम नहीं मिला, बचपन में हमें इग्नोरेंस मिला, बचपन में हमने बहुत डांट खाई, बचपन में बहुत गधा सुना, बेवकूफ़ सुना, लेकिन अब कहा जाता है कि नहीं, जो बचपन में नहीं मिला अब हम अपने आप को देना शुरू करें। नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मुझे दूसरे की केयर की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं को केयर करता हूँ। मैं दूसरे के प्रेम की आवश्यकता नहीं, वात्सल्य की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं को चाहता हूँ, स्वयं से वात्सल्य का भाव लाता हूँ। जीवन में जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम कर सकता है तो ही उसे दूसरे प्रेम करेंगे। जो व्यक्ति स्वयं को अच्छे से देख सकता है तो दुनिया में अच्छे से देखेगी। जो स्वयं का रिस्पेक्ट कर सकता है तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। जो स्वयं को ही वैल्यूबल मानेगा तो हमें दुनिया वाले वैल्यूबल मानेंगे। अब हमने स्वयं को अपने घटिया मान लिया है, स्वयं को एकदम गिरा हुआ मान लिया है, अपनी कीमत ही नहीं तो दूसरा क्या कीमत करेगा? समझ रहे हो? तो हमें स्वयं से शुरुआत करना होगा। कहें नहीं कि मैं पूर्ण अपने आप को समझता हूं, मैं पूर्ण अच्छे से सारे कार्य कर सकता हूं, मैं अपना ध्यान स्वयं रखता हूं। करो। ना समझी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम समझदार हो गए। अगली स्टेज आती है, अब जो भी हमारे साथ इमोशन हो रहे हैं उसे हम रिलीज करना सीखें, दबा करके ना रखें। जैसे शरीर में कोई घाव हो जाता है, मवाद बन जाती है, जितना उसे पाला पोसा जाएगा दर्द उतना अधिक होता है।
और जैसे ही उस घाव से मवाद निकल जाती है, पस निकल जाती है, तो दर्द एकदम कम हो जाता है। तो ऐसे ही मन की भी मवाद होती है, हमारे भावों की भी मवाद होती है। जितना हम उसे पकड़ करके रखेंगे, सप्रेस करेंगे, दबा करके रखेंगे, उतना ही मन से टूटे रहेंगे, उतना ही दुखी रहेंगे। तो उन भावनाओं को डिटॉक्स करना सीखे, निकालना सीखे। रो ले, रोने से बहुत मन हल्का होता है। दुनिया में ही कहा जाता है मर्द कभी रोते नहीं है। गलत है। भावना उनकी भी होती है, इमोशंस उनके भी होते हैं। तो अपने भावनाओं के दर्द को निकालने का सबसे सहज उपाय होता है आंसू। शांत में, एकांत में आंसू बहाएं, तो भीतर की मवाद, भीतर की पस जो है निकलती है। शेयर करें दूसरे से, मन ही मन घुट करके ना रहें। बता दो, किसी बेस से भी शेयर करें। जो आपका आइडियल है, आपका मेंटर है, घर का बड़ा है, फ्रेंड है, कोई भी XYZ, शेयर करते ही मन का बहुत बड़ा दर्द हल्का होने लगता है। नहीं शेयर कर पा रहे, जर्नलाइज करें, लिखिए, जर्नलिंग करें, पेपर पे लिख दें, हाँ मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। जैसे हम लिखते हैं तो मन बहुत हल्का होने लगता है। जो डिटॉक्सेशन के तरीके आते हैं इमोशनल डिटॉक्स करने के, और यदि हम धर्म के अनुसार समझे तो मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लें, और उस किसी मंत्र विशेष की चैंटिंग करें। उससे हमारी वो भावनाएं जो हैं अपने आप निकलने लगती हैं। तो जो भी हम उस अवसाद की कैद में फंसते चले जा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल की कैद में फंसते चले जा रहे हैं, जो भी इमोशंस पैदा हो रहे हैं, उन इमोशन को हम निकालना सीखे, उसे दबाना ना सीखे। प्राय गलती ये होती है, जो भी इस प्रकार के पेशेंट होते हैं वो कभी निकालते ही नहीं, किसी से कहते ही नहीं, पाल करके रखते। उन्हें डर लगता है किसी को पता ना चल जाए। भले आप मुख से ना बताओ, लेकिन आपका फेस तो अपने आप ही बता देगा, है ना? नहीं बता देता? व्यक्ति का चेहरा अपने आप ही बयान कर देता है उसके भाव क्या है अंदर। ये फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। व्यक्ति का चेहरा उसके हृदय की हर गतिविधि को बताने वाला एक इंडेक्स होता है। तो निकालना सीखे, क्लियर करना सीखे, रोके नहीं रखे उसे। तब देखना जब हमारे वो इमोशंस निकल जाते हैं तो हम बहुत हल्का फील करते हैं। अपनी बाउंड्रीज जो है सेट करना सीखें, अपनी लिमिट्स जो है पहचानना सीखें कि हम कितना सहन कर सकते। कहें, धीरे से कहें कि बस इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। क्या बात है? कुछ समझ रहे हो? कैसे अपने आप को हील किया जाता है, कैसे उस मन के जहर को, मन की मवाद को, मन के दुख को क्लियर किया जाता है। परिस्थिति ठीक है, विपरीत आई है, अपने आप को कहीं नहीं मैं संभाल सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन देना सीखे। मैं इन परिस्थितियों को पार कर जाऊंगा, कोई बात नहीं। कर्म का उदय है, आया है, ठीक है, उसका मिसबिहेव था, उसने किया, नहीं करना था फिर भी किया, फिर भी मैं इतना मजबूत हूं कि इससे पार कर जाऊंगा, आगे निकल जाऊंगा। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस देना सीखे, बार बार उसे दोहराना सीखे, उसे कहें, मुख से कहना सीखे। ये भावनाएं जो मन में थी उससे हम जब वाणी में भी देते हैं तो वो पॉजिटिव अफर्मेशन हमारे उस ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथ बनाना शुरू कर देती है, नया एक अच्छा रास्ता बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, बचपन से जो रास्ता बना बड़ा खराब रास्ता बन चुका है, अब क्या करना है? अब हमें नया रास्ता बनाना है। तो नया रास्ता बनाना अब हमारे हाथ में है। ठीक है, लाखों बार हमने सुन लिया है तो हम पॉजिटिव अफर्मेशन के माध्यम से हजारों लाखों बार नया रास्ता भी बना सकते हैं। क्या बात, बना सकता है व्यक्ति। पर रेगुलरली यदि वो करे तो निश्चित रूप से नया रास्ता उसके ब्रेन में उसके बनता है अवश्य। तो न्यू न्यूरल पाथवे जो होता है इन एफर्मेशन से, अच्छी भावनाओं से बनता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक क्षमता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की।
वो क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं अपने आप को बदल भी सकते हैं, अपने आप को रिपेयर भी कर सकते हैं, अपने आप को नए तरीके से मजबूत भी बना सकते हैं। यानी हमारा ब्रेन हमेशा इतना कैपेबल है कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहता है, वो फिक्स नहीं है, जो बन चुका है वैसा ही नहीं है, उसमें हमेशा परिवर्तन होने की संभावना होती रहती है। तो जब व्यक्ति पॉजिटिव एफर्मेशन यानी अच्छी भावनाओं को भाता है, उच्चारण करता है, तो उस उच्चारण का लाभ ये होता है कि हम नया न्यूरल पाथवे बनाते हैं, और वो प्लास्टिसिटी हमारे उन न्यूरॉन्स को जो पुरानी डैमेज हो चुकी हैं, वीक हो चुकी हैं, उसे रिकवर करती है, रिपेयर करती है, मजबूत बनाती है, और नए सिरे से नए न्यूरॉन्स भी उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो ये भावनाओं, अच्छी भावनाएं, पॉजिटिव अफर्मेशन वाली भावनाएं व्यक्ति को अवश्य भावना चाहिए। तो इसका बहुत बड़ा लाभ होता है, और इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करना होगा। अपने मन के उस नेगेटिव भाव को निकालना चाहिए कि जो हम बना चुके हैं, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं किसी योग्यता को नहीं रखता हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं हमेशा हार जाता हूँ। ये जो निगेटिव भावनाएं हम कई बार सोच सोच करके मजबूत बना चुके हैं ना, उसको नई आइडेंटिटी देना सीखें, नई पहचान अपने आप को देना सीखें। अब पुरानी पहचान जो हमारी वर्षों से बना चुके हैं उससे बदले। तो न्यू आइडेंटिटी क्या है कि नहीं, मैं कैपेबल हूँ, मैं नाकाम नहीं हो सकता, मैं काम कर सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ। बस ये कहलाती है इनर चाइल्ड हीलिंग। और सबसे लास्ट में वो जो स्टोन था उसे हम स्टेपिंग स्टोन भी बना सकते हैं। जो अभी तक स्टम्बलिंग ब्लॉक था, जो परिस्थिति प्रतिकूल निर्मित हुई थी, उससे हम अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जब तीव्र ऐसी स्थिति होती आती है तो वहीं से व्यक्ति का टर्निंग पॉइंट भी शुरू हो जाता है ना। होता है कि नहीं। एक गाड़ी में एक अच्छा स्लोगन लिखा था, अंतो अस्ति ही प्रारंभ, ऐसा ही कुछ था उसका साहब। अंत से ही प्रारंभ की शुरुआत होती है। जहां अंत होता है फिर वहीं से नई बिगिनिंग शुरू होती है। क्योंकि उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, जहां वह होता है वहीं नया उत्पाद होता है, और जो नया उत्पाद होता है वहां पे व्यय भी लगा हुआ होता है और द्रव हमेशा लगा रहता है। तो यदि जब किसी चीज की इति हो रही है, अति हो रही है, तो अति ही अथ की शुरुआत मानी जाती है। अति से इति और इति से अथ होता है। जब हमारे साथ कुछ ऐसा होने लगे तो उसे अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध करने की कोशिश करें। जो रिजेक्शन हमें मिल रहा है, जो नेगेटिविटी हमें मिल रही है, जो अकेलापन मिल रहा है, अब उसी को ही हम अपनी नेटवर्थ में बदलने की कोशिश करें। नहीं, अब इसी से मैं ऊपर उठूंगा। होता है, कई लोगों की लाइफ में होता है, जब एकदम बहुत कुछ तीव्र अशुभ घटता है फिर वहीं से एकदम उनका ग्राफ ऊपर उठना शुरू कर देता है। तो उसे उस कठिन परिस्थिति को वो ट्रांसफॉर्मेशन की परिस्थिति बनाने लगते हैं। ने अपने आप को अंदर से मजबूत बना लेते, नहीं अब तो मैं कुछ करके रहूंगा। तो ये थॉट प्रोसेस जब आती है तो वहां से हम अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, अपने इनर चाइल्ड को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने गुणों को हम पहचान करके उसे वहां तक लाने की कोशिश करते हैं। जब कहा गया कि दृग गुणा, मेरे गुण क्या है और मैं कैसा जी रहा हूं, समझ में आ रही बात। मेरी क्षमता कितनी है, तो अपने गुण कौन से, अपने गुण में अनंत शक्ति वाले गुण हैं अपने पास, अनंत वीर वाले गुण हैं, अनंत ज्ञान वाले गुण हैं, अनंत सुख वाले गुण अपने भीतर है, सबके भीतर। तो जब हम उसे पहचान लेते हैं कि मेरी क्षमता वहां तक की है, भले ही परिस्थिति बस मैं अपने आप को वैसा मानने लगा था, मैं परिस्थिति से प्रभावित हो गया था, एकदम डिप्रेस हो चुका था, स्ट्रेस में आ चुका था, नहीं, मैं इससे ऊपर उठ सकता हूं। तो समझ में आ रहा कैसे करना है।
मुझे डॉक्टर ने जवाब दिया था मैं साइकेट्रिस्ट बाद में हूँ, ह्यूमन बीइंग पहले हूँ। तो हमें यही समझना, ठीक है हम ह्यूमन बीइंग पहले हैं, तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ भी होती है, उसके पास ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर ये भी है। ठीक है ह्यूमन बीइंग है तो इसके सिर्फ इमोशंस ही नहीं होते, तो इमोशंस में ये भी इमोशंस आते हैं, सिर्फ बैड इमोशंस ही नहीं होते अपने, अच्छे इमोशंस भी तो होते हैं कि नहीं होते। तो हम उस ओर देखना शुरू कर देंगे तो बस वहीं से हमारी लाइफ जो है बदलना शुरू हो जाती है, जीवन हमारा बहुत अलग ही बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे कहना चाहते हैं, क्योंकि सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती, कोई यहाँ पे दूध का धुला नहीं है, कोई सब इतना पुण्य लेकर के पैदा नहीं आया कि उसके जीवन में कभी प्रतिकूलता नहीं आएंगी, कभी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनेंगी। हर एक को लाइफ में कई बार झेलना पड़ता है, विश्वासघात होता है, कोई चीट करता है, कोई दुख देता है, कोई इसकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, हर एक को उतना प्रेम वात्सल्य नहीं मिलता है, हर एक को केयरिंग नेचर नहीं मिलता है, कई बार इग्नोरेंस भी फेस करना पड़ता है। तो हम दूसरों पर डिपेंडेंट होना ना रहें, सीखें, स्वयं की डिपेंडेंसी स्वयं पर लाएं, इंडिपेंडेंट बनना सीखें, दूसरों के प्रेम के भूखे, दूसरों के वात्सल्य के भूखे, दूसरों की केयरिंग के भूखे न बन करके स्वयं को प्रेम करना, स्वयं से वात्सल्य करना, स्वयं की केयर करना, स्वयं को सब कुछ मानना सीखें। तो जब ये धारणा मनाते हैं तो वहीं से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड बचपन से बन चुका है, तो उसे कहा जाता है अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग। समझ में आ रहा है? सेल्फ हीलिंग करना सीखो, दूसरों के भरोसे मत रहो कि दूसरा हमें कब तक संभाल लेगा, कभी ना कभी तो अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। दूसरों के सहारे कब तक रहेंगे? सहारा देने वाले बनो कि सहारा लेने वाले ही बनते रहोगे। माता पिता भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे छोड़ देते हैं, मारवाड़ी में होता है, दूसरी दुकान में बैठाना शुरू कर देते हैं, वहाँ जाके सीख, जबकि स्वयं की बड़ी दुकान होती है। बोले नहीं, जब तक दूसरी दुकान में जाएगा नहीं तब तक सीखने का नहीं। तो हम भी उस बचपन के दौर से ऊपर उठे और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयरिंग, सेल्फ लव, सेल्फ वात्सल करना सीखें। तब हमारा वो इनर चाइल्ड जो पहले ठीक है अशुभ था, वो बदलना शुरू हो जाता है। तब जीवन की कठिन दौर, उससे हम बड़ी आसानी से आगे ऊपर उठ सकते। करोगे कि नहीं? इस सुनने के लिए सुन रहे थे? हमारी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बीतता है जब, भले ही बीतेगा तो रास्ता तो यही है और कोई रास्ता है नहीं। तो उस रास्ते की शुरुआत अवेयरनेस से, ऑब्जर्व करने से, एक्सेप्ट करने से और अपने मन को बदलने से होती है। ठीक है, इन स्टेप्स को याद रखें, बड़ा अच्छा रास्ता है। बोली महावीर भगवान की जय।